तो आज हम पता करते हैं अस्थमा की डायग्नोसिस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा कि अस्थमा की बेसिक पैथोलॉजी क्या है, होता क्या है और अस्थमा कैसे होता है। तो आज हम इसकी डायग्नोसिस यानी निदान के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो अस्थमा है, अस्थमा की डायग्नोसिस यानी अस्थमा का निदान कैसे किया जाता है। किसी को सांस की तकलीफ़ है तो ये कैसे पता लगाया जाता है कि ये अस्थमा की वजह से है या पेशेंट अस्थमा से पीड़ित है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आती है मेडिकल हिस्ट्री, यानी पेशेंट की जो हिस्ट्री होती है, उसके जो तकलीफ़ हो रही है, कब से है, कैसे है, सीज़न के साथ कैसा उसका चेंजेस है, वेरिएशन कैसा है, और इन्फॉर्मेशन लेते हैं उसके पेरेंट्स के बारे में, उसके सिबलिंग के बारे में, भाई बंधुओं के बारे में, क्या ऐसी तकलीफ़ उसके पेरेंट्स में भी है, क्या सिबलिंग में भी है, या क्या 2-4 पीढ़ियों पहले भी अगर वो इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो ये सारी मेडिकल हिस्ट्री में आता है। कोई एलर्जी की हिस्ट्री है, कोई स्किन में एलर्जी की हिस्ट्री है, ये सब जो मेडिकल हिस्ट्री के बेस पे ये पता करने की कोशिश की जाती है कि पेशेंट को क्या अस्थमा की तकलीफ़ है, और काफ़ी हद तक मेडिकल हिस्ट्री बता देती है कि यस पेशेंट में अस्थमा है कि नहीं है। काफ़ी हद तक पिन पॉइंट कर देती है ये मेडिकल हिस्ट्री। इसके बाद कंफर्मेशन की बात करें तो कंफर्मेशन के लिए फिर कुछ टेस्ट किए जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है सांस का टेस्ट, स्पायरोमेट्री। ये स्पायरोमेट्री क्या करता है कि इसमें ब्लो टेस्ट है। पेशेंट एक मशीन में हवा जो ब्लो करता है अपनी पूरी ताकत से, और ये जो मशीन है ये नापती है कि जो एयर उसमें से फ्लो हो रहा है, जो आपके विंड पाइप में से एयर की फ्लो है, मूवमेंट है, उसकी स्पीड कितनी है, कितनी होनी चाहिए, नॉर्मल से कितनी कम है, कितनी ऑब्स्ट्रक्शन है, ये सब पता करने के लिए स्पायरोमेट्री की जाती है। और स्पायरोमेट्री दवाइयाँ जब चलती हैं तो दवाइयों का कितना असर आ रहा है उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी स्पायरोमेट्री की जाती है। इसके अलावा हम बाकी टेस्ट की बात करते हैं तो उसमें चेस्ट एक्सरे है, सीटी स्कैन भी हो सकता है, खून की जांच हो सकती है जिसमें टोटल आईजी लेवल या और एलर्जी से रिलेटेड टेस्ट हो सकते हैं। उसके आगे बात करें तो स्किन टेस्ट भी होता है जिसमें एरो एलर्जन, जो एयर में एलर्जन हैं जैसे परागकण है और एयर पॉल्यूशन है, एयर में और सारे इरिटेंट सब्सटेंसेस हैं, क्या उनसे पेशेंट एलर्जिक है। स्किन टेस्ट में कुछ फूड एलर्जी, जो खाने से कई लोग एलर्जी की कंप्लेंट करते हैं, जैसे कई लोगों को अंडा या मछली से एलर्जी है, कई लोगों को फ्रूट्स से, किसी खास फ्रूट आइटम से या नट्स से, ड्राई फ्रूट से एलर्जी है, तो वो भी स्किन टेस्ट में हम पता कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे। एक बार डायग्नोसिस हो गई अस्थमा की है, इसके बाद जो अस्थमा का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उनका ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर पेशेंट को डायग्नोज है अस्थमा, तो सबसे प्रायोरिटी ये रहती है कि जो उसका सिम्टम है ना, जो उसके सिम्टम को कंट्रोल किया जाए। उसको सिम्टम्स को या उसके लक्षण को कंट्रोल करना प्रायोरिटी होती है, और उसके लिए जो दवाइयाँ यूज़ होती हैं वो है पहला ब्रोंकोडायलेटर और दूसरा है एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स। तो ब्रोंकोडायलेटर की बात करते हैं तो ब्रोंको मीन्स विंड पाइप, डायलेटर मीन्स उसको रिलैक्स करना, उसको डायलेट करना। तो ये मेडिसिन जो होती है ना, एयरवेज को रिलैक्स करती हैं सो दैट उसमें से हवा की एंट्री और एग्जिट आराम से हो सके, पेशेंट जितनी ऑक्सीजन, जितनी हवा चाहता है उतनी ले सके। और इसमें जो बलगम होता है, बलगम का मूवमेंट भी आसान हो जाता है यदि जो एयरवेज हैं वो रिलैक्स होती हैं। तो दे ऑल्सो लेट म्यूकस मूव मोर इजली। म्यूकस मीन्स जो बलगम है, जो फ्लेगम है। दूसरी बात करें एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन की, तो जैसा हमने देखा था कि जो अस्थमा है वो उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन उसी इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, ये क्या होता है इनसे कि इनसे जो सूजन हो रखी है एयरवेज में और जो बलगम का प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन से, सो दैट जो उसमें हवा आने जाने की स्पीड है वो इम्प्रूवमेंट हो सके और सांस की तकलीफ में आराम मिल सके। तो ये ब्रोंकोडायलेटर्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स। जो अस्थमा मेडिसिन्स हैं उनको हम कई तरीके से पेशेंट को दे सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट, यानी वो इन्हेलर्स के द्वारा, मीटर डोज इन्हेलर बोलते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, सांस का पंप जिसे आम भाषा में बोला जाता है। इसमें जो दवाई होती है वो गैस फॉर्म में होती है, पार्टिकल फॉर्म में होती है जो गैस में मिक्स होती है और उसको सांस के द्वारा दिया जाता है। और दूसरा है नेबुलाइज़र। नेबुलाइज़र भी आप में से बहुत लोग जानते होंगे, जो बहुत बार जो सांस की तकलीफ़ में डॉक्टर साहब को प्रेस्क्राइब करते हैं। ये जो एक डिवाइस होता है जिसमें मेडिसिन को मिस्ट फॉर्म में बदल दिया जाता है और सांस के द्वारा उसको
लिया जाता है। जो दवाइयाँ होती हैं, जो मेडिसिन होती हैं, वो डायरेक्टली आपके फेफड़े में जाके डिपॉजिट होती है और वहाँ पे अपना एक्शन देती है। इसका फ़ायदा ये है कि इससे होने वाले, मेडिसिन से होने वाले साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम हो जाते हैं और जहाँ पे हमें इफ़ेक्ट चाहिए वहाँ पे दवाइयों का असर मिल जाता है। इसके अलावा ओरल मेडिसिन भी होती हैं जो कि मुंह के द्वारा जो गोलियां होती हैं टैबलेट फॉर्म में, वो भी ले सकते हैं, लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा इंजेक्टेबल्स भी होता है। तो इंजेक्टेबल्स और ये मुंह से लेने वाली दवाइयाँ जहाँ पे सीवियरिटी ग्रेड ज़्यादा है वहाँ देनी पड़ती हैं। अदरवाइज़ मेंटेनेंस की बात करते हैं जब पेशेंट के सिम्टम्स बहुत कम हो जाते हैं, और मेंटेनेंस थेरेपी में मोस्ट ऑफ द टाइम मीटर डोज इन्हेलर या सांस का पंप यूज़ किया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अस्थमा कंट्रोल, एक बार जो गोल की बात हमने की, प्रायोरिटी की बात हमने की, द गोल ऑफ अस्थमा ट्रीटमेंट इज़ टू कंट्रोल द सिम्टम्स। सिम्टम्स कंट्रोल होने चाहिए। तो सिम्टम कंट्रोल होने का मतलब क्या है कि जो पेशेंट है वो जो चाहता है वो काम कर सके अपने वर्क वाली जगह पे, अपने घर में, और उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही कम हों या फिर मिनिमल हैं, मिनिमल और नो सिम्टम्स अस्थमा के हैं। और उसको जो इमरजेंसी वाली मेडिसिन है उसको हम जो रेस्क्यू इन्हेलर कहते हैं, इमरजेंसी वाला जो इन्हेलर है उसको लेने की ज़रूरत कम से कम पड़ती है, और वो एक अच्छी नींद ले सकता है बिना किसी रुकावट के, बिना किसी सांस की दिक्कत के। तो ये सारी चीज़ें अगर हैं तो उसको हम कहते हैं कि एक अच्छा अस्थमा का कंट्रोल है, और ये गोल होता है अस्थमा को कंट्रोल करने का। अगर इनमें कोई तकलीफ़ होती है, आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं और बार बार आपको रेस्क्यू और इमरजेंसी वाले इन्हेलर की ज़रूरत पड़ रही है, रात को आप सो नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका अस्थमा कंट्रोल में नहीं है। तो ये एडवाइजेबल होता है कि आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, अपने फिजिशियन से मिलें। तो ये है अस्थमा कंट्रोल। चलिए आगे चलते हैं कि एक बार अस्थमा कंट्रोल है भी तो उसको आप मॉनिटर कैसे करेंगे। आप अपने अस्थमा के जो तकलीफ़ है उसको मॉनिटर कैसे करेंगे। कोई भी तकलीफ़ है उसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि किसी को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ में ब्लड शुगर को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, रेगुलरली मॉनिटर किया जाता है। किसी को ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर को भी मॉनिटर करना ज़रूरी है दवाइयों के साथ। ठीक उसी तरह सांस की तकलीफ़ में, अस्थमा के पेशेंट में जो फेफड़े का फंक्शन है, फेफड़े को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। और ये हम करते किससे हैं, ये जो एक डिवाइस आता है उसको बोलते हैं पीक फ्लो मीटर या ब्रीथोमीटर। ये जो नीचे आप फोटो देख रहे हैं ये पीक फ्लो मीटर है, या यूँ कहे कि ब्रीथोमीटर है, जो कि मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। ये इसका इस तरफ वाला माउथ पीस है, और ये आप ये मार्कर देख रहे हैं, ये आपको इंडिकेट करता है कि जो फेफड़े का फंक्शन कितना है। करना क्या होता है कि इसके अंदर माउथ पीस में लेके इसमें हवा ब्लो करनी होती है एज़ फास्ट एज़ यू कैन, और ये मार्कर जहाँ तक जाता है ये आपकी स्पीड को इंडिकेट करता है कि आपके फेफड़े के अंदर से जो एयर पास हो रही है उसकी स्पीड कितनी है। तो इसका मतलब दिस डिवाइस मेजर हाउ फास्ट यू कैन ब्लो द एयर। इट कैन हेल्प द प्रोवाइडर टू मेक एडजस्टमेंट टू योर मेडिकेशंस। अगर इसमें कम ज़्यादा है इसके हिसाब से आपके डॉक्टर आपकी दवाइयों को एडजस्ट करते हैं कि कितना जो घटा बढ़ा सकते हैं इसकी रीडिंग को देखकर, और आपका जो एक अस्थमा का सिम्टम कहीं बिगड़ तो नहीं रहा, फेफड़े का फंक्शन कहीं बिगड़ तो नहीं रहा, ये डिवाइस उसको बहुत ही अर्ली स्टेज में पकड़ लेता है। तो ये पीक फ्लो मीटर जो है ये अस्थमा की मॉनिटरिंग के लिए डिवाइस यूज़ होता है। तो ये रही बात पीक फ्लो मीटर की। तो आगे चलते हैं प्रिवेंशन के बारे में। अस्थमा का जैसे हमने गोल की बात की, तो उसका मेन हमारा गोल होता है कि अस्थमा को हम सिम्टम कैसे कंट्रोल करें ताकि अस्थमा का अटैक ना आ सके। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सबसे पहले आप अपने ट्रिगर्स को पहचानिए। ट्रिगर क्या होते हैं, हमने पिछले वीडियोज़ में बात करी थी कि ट्रिगर जो होता है वो ऐसा इरिटेबल सब्सटेंस होता है जो कि आपके शरीर में अगर जो जाता है तो अस्थमा के अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो आपका ट्रिगर होता है। तो आपको अपने ट्रिगर को पहचानना है, और ट्रिगर को आपने पहचान लिया तो उसको अवॉइड करना है। उसको अवॉइड करके आप अपने अटैक से बच सकते हैं। जैसे किसी को ये पोल्यूशन आप देख रहे हैं, जैसे किसी को जो पोल्यूशन लेवल जो है बढ़ा हुआ है, तो आप या तो पोल्यूशन को अवॉइड करें, या आप कई बार ऐसी भी सिचुएशन आती हैं कि आप हर चीज़ अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे ये पोल्यूशन को ही ले लीजिए, आप सिटी में रहते हैं, आपको बाहर जाना है, आपको अपने काम पर जाना है, तो हमेशा आप पोल्यूशन को अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन कई सारे ट्रिगर्स होते हैं, जैसे कि आंधी तूफान आ रहा है, मौसम जो है
मौसम में चेंजेस हैं, बदलाव हैं, अगर उनको आप अवॉइड कर सकें तो आपके सिम्टम जो अटैक से आप बच सकते हैं। अदरवाइज़ मैनी ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि वो भी हम अवॉइड करना मुश्किल होता है। तो इसलिए यू कांट प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग अस्थमा दो। बड़ा मुश्किल होता है इन ट्रिगर्स को कई बार अवॉइड करने के बावजूद भी कि अस्थमा के अटैक, फिर भी लोग परेशान होते हैं अस्थमा के अटैक से। लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि ट्रिगर्स को अगर आप पहचानते हैं और ट्रिगर्स को आप अवॉइड करते हैं तो काफ़ी हद तक आप अपने अस्थमा के अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आगे, आउटलुक की बात कर लेते हैं, प्रोग्नोसिस की बात कर लेते हैं कि अस्थमा अगर किसी को है तो अस्थमा होने के बावजूद वो एक प्रोडक्टिव लाइफ जी सकता है एक आम इंसान की तरह। अस्थमा होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना जो डेली रूटीन का काम है या अपना और इम्पॉर्टेंट काम है आप ना कर सकें। अगर आपका अस्थमा प्रॉपरली ट्रीटेड है, प्रॉपरली कंट्रोल्ड है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि आपको एक ऐसा कोई काम करने से रोक सके जो कि बिना अस्थमा वाला पेशेंट कर सकता है। आप भी वो सारे काम कर सकते हैं जो एक अस्थमा का पेशेंट कर सकता है। आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्पोर्ट्स में और दूसरी एक्टिविटीज़ में, अस्थमा आपका कंट्रोल है तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, आपको अच्छी प्रोडक्टिव लाइफ के लिए आपको अपने सिम्टम्स को मैनेज करना आना चाहिए। आप अपने ट्रिगर्स को पहचानना आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ट्रिगर्स आपके अस्थमा के अटैक को ला सकते हैं और उनको प्रिवेंट जो करना और उनको अपने सिम्टम्स को मैनेज करना सो दैट आप भी एक प्रोडक्टिव लाइफ जी सकें। तो अस्थमा का होना, अस्थमा डायग्नोज होना मतलब ये नहीं है कि आप हैंडीकैप्ड हो गए। अस्थमा होने के बावजूद, प्रॉपर कंट्रोल के बावजूद भी आप एक अच्छी प्रोडक्टिव लाइफ जी सकते हैं। तो ये आउटलुक प्रोग्नोसिस है। चलते हैं आगे, अस्थमा एक्शन प्लान। अस्थमा एक्शन प्लान एक रिटन प्लान होता है जो कि आपको ये बताता है कि कब आपको क्या करना है। आपका सिम्टम कंट्रोल है, अगर आपका सिम्टम्स कंट्रोल नहीं होता, आपके फेफड़े का फंक्शन बिगड़ता है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कौन से मेडिसिन कब लेने चाहिए और आपको कब इमरजेंसी केयर में दिखाना चाहिए। तो फास्ट एक्टिंग मेडिसिन होती हैं जब आपका जो है सिम्टम्स बिगड़ने लगता है, आपकी सांस की तकलीफ बढ़ने लगती है। तो सबसे पहले एडवाइस यूज़ जो किया जाता है कि रेस्क्यू मेडिसिन, जो फास्ट एक्टिंग मेडिसिन है, वो आपको स्टार्ट करना चाहिए और सिम्टम्स अगर बिगड़ रहे हैं तो आपको जल्दी से जल्दी अपने फिजिशियन से मिलना चाहिए। और रेस्क्यू मेडिसिन ये आप देख रहे हैं फ़ोटो में, ये जो इन्हेलर है, इन्हेलर्स में मेंटेनेंस वाली मेडिसिन भी हो सकती है। ये जो मेडिसिन अलग अलग होती है, इन्हेलर का जो डिज़ाइन होता है ये ऐसा ही होता है। और ये जो येलो कलर का जो डिवाइस है ये है स्पेसर डिवाइस। तो ये जो है इन्हेलर में जो दवाइयाँ हैं उसको लेना आसान बनाता है, एक बच्चे के लिए भी। तो बच्चे से लेके बड़े तक अगर इन्हेलर प्रिस्क्राइब जो किया जाता है तो इसमें जो टैबू है वैसा नहीं है कि इन्हेलर लेना पड़ रहा है तो ये कोई जो है ख़राब बात है। ये आपके चेस्ट के फंक्शन को बना के रखती है, आपके सिम्टम को कंट्रोल करके रखती है। तो इन्हेलर आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा। ये है अस्थमा एक्शन प्लान। तो आगे चलते हैं कि अस्थमा का अटैक अगर आपको आया है तो आपको क्या करना चाहिए। इन केस ऑफ सीवियर अस्थमा अटैक वन नीड इमीडिएट मेडिकल केयर। सबसे पहले तो आपको मेडिकल केयर चाहिए ही होती है, लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग आप अपना रेस्क्यू इन्हेलर यानी जो आपका इमरजेंसी वाला इन्हेलर है उसको आप यूज़ करें, क्योंकि उसमें फास्ट एक्टिंग मेडिसिन होती है। ये आपको आपके फिजिशियन बताते हैं कि जब आपकी तकलीफ बढ़ जाए, आपको नॉर्मल मेंटेनेंस इन्हेलर से, ये जो मेंटेनेंस इन्हेलर इससे आराम नहीं आए तो आपको अपना रेस्क्यू यानी इमरजेंसी वाला इन्हेलर लेना चाहिए। तो ये आपके जो एयरवेज हैं उनको ओपन करके रखता है। और इनके बाद भी अगर आपके पास रेस्क्यू इन्हेलर नहीं है या रेस्क्यू इन्हेलर लेने के बाद, इमरजेंसी इन्हेलर लेने के बाद भी आपको आराम नहीं पड़ रहा, तो आपको जल्दी से जल्दी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अपने फिजिशियन को अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल या फिर नर्सिंग होम में आपको दिखाना चाहिए। ये अगेन पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें एक इन्हेलर है और एक गर्ल है जो स्पेसर से दवाइयाँ ले रही हैं। और ये इन्हेलर से जो दवाइयाँ ली जाती हैं वो सीधा डायरेक्टली आपके फेफड़े में जाके डिपॉजिट होते हैं, बॉडी में कहीं और नहीं जाते, या फिर एब्जॉर्ब होते हैं अगर फेफड़े से तो बहुत ही माइन्यूट फॉर्म में, सो दैट इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम हो जाते हैं। तो ये आप क्या करेंगे जब आपको अस्थमा अटैक पड़ेगा। तो ये फिर आगे चलते हैं, अलार्मिंग सिम्टम्स। कौन कौन से सिम्टम्स ऐसे हैं जिनको जो अगर आपको होते हैं तो आपको सावधान
हो जाना चाहिए। तो अलार्मिंग सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो एंग्जाइटी या पैनिक, अगर बदहवासी ज़्यादा है, सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा है, जो फिंगर नेल्स हैं वो ब्लूइश हो गए हैं, जो होठ हैं वो पिंक की जगह ब्लूइश हो गए हैं, चेस्ट में पेन है, टाइटनेस है, खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है जो कि रुक नहीं रही है, और वीजिंग साउंड, सांस लेने में बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है, आप बात भी नहीं कर पा रहे हैं, चेहरा पीला पड़ गया है, पसीना आ रहा है, ये सारी तकलीफ़ है, तो आप ये सिम्टम्स खतरनाक हो सकते हैं। ये सिम्टम्स आपको सीवियर अटैक में डाल सकते हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी ऐसे केसेस में अपने फिजिशियन से मिलना चाहिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट, कि कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं कि जो अस्थमा के सिम्टम्स होते हैं वे रात के टाइम ज़्यादा गड़बड़ हो जाते हैं, यानी रात के टाइम ज़्यादा सांस फूलता है। दिन में तो फिर भी ठीक रहते हैं, बट रात के टाइम उनको ज़्यादा परेशानी होती है। तो सांस की तकलीफ़ यदि रात के समय में बढ़ जाती है तो उसको नाइट टाइम अस्थमा बोलते हैं या फिर नॉकटर्नल अस्थमा बोलते हैं। इसका कोई ख़ास कारण नहीं है, बट इसको जो पहचानने की कोशिश की गई है, कुछ ये तरीका है कि जो लोग अपनी पीठ के बल सोते हैं उनमें ऐसा हो सकता है कि जो बलगम है वो आपके जो विंड पाइप्स है उसमें पैरेलली जो है जमा हो जाए और नीचे की तरफ आपके गले की तरफ आए, और गले को जो है जो फेरिंग्स है और जो वहाँ पे विंड पाइप फेरिंग्स की साइड है उसको इरिटेट करे, तो उसकी वजह से खांसी आती है और आपकी नींद टूट जाती है, आपको सांस फूलता है। अगला कारण है कि सोते वक्त कई लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, एसिड रिफ्लक्स होता है जो कि पेट से एसिड फूड पाइप में होते हुए गले में आता है और इरिटेट करता है, उसकी वजह से सांस की तकलीफ बढ़ सकती है। और पीठ के बल सोते वक्त जो फेफड़े में जो प्रेशर का बैलेंस डिफरेंस होता है उसकी वजह से भी सांस की तकलीफ रात को बढ़ सकती है, जो कि सोते वक्त, जो कि दिन में अगर आप बैठे होते हैं, खड़े होते हैं तो ऐसा नहीं होता, लेकिन लेटते वक्त क्योंकि फेफड़ा आपका जो है लेटते वक्त उसकी पोजीशन बदल गई, जब आप खड़े हैं तो उसकी पोजीशन अलग है, दोनों टाइम की पोजीशन अलग है। तो जब आप लेटते हैं तो प्रेशर चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से रात के सिम्टम्स बढ़े हुए हो सकते हैं। अगला है कि रात के टाइम सिम्टम्स बढ़ने का दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपके बेडरूम में जो ट्रिगर्स हैं वो प्रेजेंट हो। ट्रिगर्स हमने बात की थी कि इरिटेंट्स होते हैं जो कि आपके अस्थमा के अटैक को बढ़ाते हैं। तो क्या क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं? आपके ब्लैंकेट में, आपके बेडशीट में, आपके पिल्लो पे माइट के डस्ट हो सकते हैं या और डस्ट हो सकती है किसी प्रकार की। जब आप सोते हैं तो वो डस्ट को आप सांस के द्वारा अपने फेफड़े में लेते हैं। ये डस्ट माइट हो गया, ये मोल्ड्स हो गए, फफूंद। जब आप घर में अपने सोते हैं तो हो सकता है वहाँ नमी की वजह से फफूंद हो जो कि आपके रूम के वातावरण में, एटमॉस्फेयर में फैली हो। पेट हेयर ऑन देम, क्या आपके बिस्तर पे हो सकता है, यदि आपने पेट लवर हैं, आपने डॉग्स वगैरह पाले हुए हैं तो उनके जो हेयर हैं, उनके जो स्किन फ्लेक्स हैं आपके बिस्तर पे हो और उसकी वजह से जो आपके सांस में जो है जाते हैं और वहाँ से रिएक्शन पैदा करते हैं और आपको रात के वक्त सांस फूलता हो। और अगर शाम को अगर आप घर से बाहर हैं घूमने के लिए, टहलने के लिए, तो हो सकता है अपने साथ आप पराग कण ले आएँ और रात को आपके रूम के वातावरण में आपने अपने जो है कपड़े टांग दिए हों, उसकी वजह से जो वातावरण में जो एलर्जन है ये फैले हों और उसकी वजह से आपको रात को सांस फूल रहा हो। और कुछ ऐसी मेडिसिन्स भी हो सकती हैं जो आप मेडिसिन ले रहे हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं जो कि रात को आपको सांस की तकलीफ़ पैदा कर रहे हैं। या फिर जो हवा होती है, ज़्यादा गर्म हवा या फिर ज़्यादा ठंडी हवा भी आपके लिए जो सांस की तकलीफ़ बढ़ा सकती है। रात को जो एसी चला के सोते हैं, बिल्कुल रात में जो है चिल हो जाता है, तो ये जो बहुत ठंडी हवा होती है ये भी एक तरह से आपके जो सिम्टम्स को उकसा सकती है, आपके सिम्टम को बढ़ा सकती है। तो आगे चलते हैं। तो जो रात को सिम्टम्स जिनको ज़्यादा होते हैं वो इसमें अगर सिम्टम्स दिन में कंट्रोल नहीं है, दिन में जो फेफड़ा थक गया है मेहनत करते करते, क्योंकि फेफड़े का भी जो है एक वर्किंग कंडीशन है, तो दिन में अगर उसमें फेफड़ा थक गया हो तो रात को भी जाहिर सी बात है वो ठीक से काम नहीं करेगा। तो अगर दिन में आपके सिम्टम्स पुअरली कंट्रोल्ड है तो रात को भी तकलीफ़ होएगी, रात को भी कंट्रोल नहीं होएगा। इसलिए जो अस्थमा के सिम्टम्स हैं दैट मस्ट बी कंट्रोल्ड बोथ डे एंड नाइट, यानी दिन और रात दोनों टाइम अस्थमा के सिम्टम्स कंट्रोल होने चाहिए। और जो रात के टाइम जिसको सिम्टम्स बड़े होते हैं तो ट्रीटिंग नाइट टाइम सिम्टम्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रात का सिम्टम्स जो ट्रीट करना, उसका इलाज करना, राहत देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीरियस अस्थमा अटैक एंड समटाइम डेथ्स कैन हैपन एट नाइट। रात के जो सिम्टम्स अनकंट्रोल्ड होते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिसबैलेंस होता है, तो ऐसे टाइम में कई बार अगर अस्थमा का अटैक सीरियस है तो सडन डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं।
इन केस ऑफ अस्थमा अटैक्स। ये है कुछ अस्थमा के बारे में और अस्थमा अटैक के बारे में। और सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी ये आता है कि कैन अस्थमा बी क्योर्ड? क्या अस्थमा क्योर हो सकता है? क्या अस्थमा जड़ से ख़त्म हो सकता है? बहुत लोग पूछते हैं। तो इसका आंसर है नो। इसका जो आंसर है ये बिग नो है, क्योंकि अस्थमा कांट बी कंट्रोल। अस्थमा जो है क्योर नहीं हो सकता, बट इट कैन बी मैनेज्ड। सिम्टम्स कैन बी फुल्ली कंट्रोल्ड। क्योंकि ऐसा बहुत सारी फेमस पर्सनालिटीज़ को भी अस्थमा है और वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं और अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रहे हैं। एक बार अस्थमा हो गया तो उसको क्योर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो तकलीफ़ जीन में है, जीन में से निकालना बहुत मुश्किल है। तो कहें फाइनल नोट में हम यही कहना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग इस संसार में, बहुत सारे लोग अस्थमा के साथ जी रहे हैं और कंट्रोल्ड अस्थमा के साथ जी रहे हैं और अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं और अपने सारे सपने साकार कर हो रहे हैं। तो मैनी पीपल लिविंग विथ अस्थमा, दे आर फुलफिलिंग देयर लाइफ्स, एंड सम प्रोफेशनल एथलीट्स विथ अस्थमा हैव सेट रिकॉर्ड्स एंड दे इन देयर स्पोर्ट्स। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल एथलीट हैं जो कि अस्थमेटिक हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट, ऐसे रिकॉर्ड सेट किए गए हैं जो कि काबिल तारीफ़ हैं। आपके हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर है वो आपको असेस करके आपको बेस्ट तरीका, आपका जो सिम्टम्स को मैनेज करने का तरीका आपको बताएंगे। एक अस्थमा एक्शन प्लान जो है तैयार करते हैं, जिससे कि आपके सिम्टम्स जो हैं कंट्रोल में रहें। तो आप अपने सिम्टम्स को अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से डिस्कस कीजिए और बेस्ट कंट्रोल और मैनेज करने का तरीका आप उनसे जानिए। तो ये है आज अस्थमा के बारे में। उम्मीद है आपको कुछ इंसाइट मिली होगी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स।